नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ तेजस्वी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने स्थानीय लोगों से संवाद कर कई प्रजाति के माल्टे का स्वाद भी चखा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने उत्तराखंड में हो रहे माल्टा उत्पादन को लेकर जानकारी दी, साथ ही माल्टे की खूबियां भी बताई। रहे हैं आदर्श जनपद चंपावत के स्टॉल पर। हमारे सभी जनपदों में इस प्रकार का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसानों को, चूंकि माल्टा एक बहुत परंपरागत हमारा ये होने वाला ऐसा फल है कि जो हमारे पूरे उत्तराखंड की एक अलग से पहचान बनाता है और माल्टा से बहुत भावनात्मक रूप से भी सबका संबंध है। जैसे ही माल्टा का नाम आता है तो अपना अपना गांव, अपना अपना पैतृक स्थान सबको याद आने लगता है, चाहे वो देश दुनिया में कहीं भी रहता होगा। जब भी हम माल्टा की बात करते हैं, ऐसा है ना काम, तो माल्टा की पहचान हमारे सामने आ जाती है और माल्टा महोत्सव के माध्यम से भी हमारे किसानों को एक अलग से पहचान मिले, उनको एक अच्छा बाजार मिले, इसके निमित्त ये किया जा रहा है। और विशेषज्ञों से भी तकनीकी मार्गदर्शन लेकर उसका आज यहाँ पर सजीव रूप से प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारे हमारे माल्टा के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको भी आज बहुत बड़ी पहचान पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर मिल रही है। और उत्तराखंड का जिस प्रकार का हमारा भौगोलिक परिवेश है, यहाँ का जिस प्रकार की जलवायु है और ऊंचे ऊंचे हिमालय है। मैं अभी अपने पैतृक गांव में गया, जो मेरा जन्म स्थान है, और नवंबर के महीने में मैंने देखा देहरादून से कहीं अधिक ज्यादा ठंड वहां पर थी। ऊंचा हिमालय वहां से दिखता है और परंपरागत रूप से माल्टा वहां पर मैं बहुत छोटा था तब से मुझे स्मरण है कि माल्टा स्वतः ही एक तरह से, मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त कहिए, भगवान के द्वारा प्रदत्त कहिए, बड़ी मात्रा में वहां पर माल्टा होता है। तो मैं एक गांव की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे उत्तराखंड के अंदर इसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं और हम इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी काम करेंगे। जहां पर जिस प्रकार की फसलें हो सकती हैं, जिस प्रकार का उत्पादन हो सकता है भौगोलिक दृष्टि से या वहां की स्थानीय दृष्टि के माध्यम से, उन सभी को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये जो माल्टा है, ये एक तरह से जो बोलते हैं ना कि कई चीजें, टॉक्सिक चीजों को निकालने के लिए बाहर, जैसे नींबू जो है हमारे लिए टॉक्सिक, क्या बोलते हैं उसको, टॉक्सिक बाहर निकालते हैं, तो उसी प्रकार से जो है माल्टा भी टॉक्सिक बाहर निकालने का बहुत बड़ा एक हमारा एक ऐसा डिटॉक्स करने का बड़ा माध्यम है। और इससे निश्चित रूप से किसानों की, जो अभी बहुत सारे किसान हमसे कह रहे थे कि जो है आप यूनिट लगा दीजिए, प्रसंस्करण की यूनिट लगा दीजिए, कोल्ड स्टोरेज लगा दीजिए, तो हमारा प्रयास होगा, हम उस दिशा में करेंगे। और बहुत सारे किसान भाइयों ने कहा, और मेरे मन में ये बात स्वतः ही थी, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि माल्टा के लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। गणेश जोशी जी ने तो कहा है इसका हम एक दिन जो है वहां करेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में भी एक दिन माल्टा का इसी प्रकार का कुछ आयोजन करेंगे, जिससे कि पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जाए। लेकिन जैसे हमने अभी बड़ा अच्छा काम, हमने महक क्रांति की शुरुआत की है, और महक क्रांति में मैं आप सबको बताऊं कि हमारे राज्य के अंदर जो सुगंधित हमारे पौधे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, वनस्पतियां हैं, तो उनका ठीक प्रकार से उतना उपयोग नहीं हो पाया। लेकिन अब हमने प्रारंभ किया है और आने वाले समय में, अभी तो हम लगभग 100 करोड़ रुपए तक का इस पर काम कर रहे हैं वर्ष भर में,
और यहाँ महक क्रांति की हमने शुरुआत कर दी है। सेलाकुई में हमारा एक बड़ा सेंटर भी इसका खुल गया है। मैं आप सब लोगों से ये भी अनुरोध करता हूँ आज के कि आप सब उस सेंटर को भी जरूर देखने जाएं एक बार। इतने शानदार वहां पर अच्छे अच्छे विदाउट केमिकल्स हमारे सेंट वहां पर निर्मित हो रहे हैं, जिसकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। मैं किसी से मिलने जाता हूं, किसी भी हमारे महानुभाव लोगों से या अन्य स्थानों पर, किसी विशिष्ट स्थान पर, तो मैं अपने राज्य का ही वही सेंट उनके लिए लेके जाता हूं, क्योंकि वो विदाउट केमिकल होता है और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। इसके साथ साथ जैसे हमने एप्पल मिशन शुरू किया, तो आज हमारे उस क्षेत्र में भी बड़ी सेब की खेती तेजी से बढ़ी है। हमने कीवी मिशन शुरू किया है, तो कीवी मिशन में भी सीमांत से सीमांत जनपद बहुत अच्छा कर रहे हैं। चमोली जनपद में अच्छी कीवी हो रही है, बागेश्वर जनपद में लीती और सामा ऐसी घाटियों में शानदार वहां की कीवी आज दूर दूर तक जा रही है। और एक बड़ा किसानों में भी बड़ा उसको लेकर बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है, और वो उनकी आय का बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। तिमूर मिशन हमने शुरू किया है। तिमूर भी अब सुगंध के क्षेत्र में काम आ रहा है, महक क्रांति में उसका बड़ा योगदान है। इसी प्रकार से मैं आज ये घोषणा करता हूं कि हम माल्टा मिशन भी शुरू करेंगे, माल्टा मिशन की भी शुरुआत करेंगे। और माल्टा उत्पादन को, जो हमारी परंपरागत रूप से प्रकृति के द्वारा और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो विरासत में मिला है, उसके आगे जाकर जो कृषि के क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान और शोध ने बहुत बड़ा काम किया है। आज नई नई प्रजातियां अभी अंतिम में मुझे लगता है कि सेकंड लास्ट या नैनीताल वालों ने, वो कहाँ का था बता रहे थे आप, ओखल कांडा से, लेकिन इन्होंने उसमें वो कुछ किया है ना, कुछ नवाचार कुछ अच्छा किया है, उसमें हाइब्रिड कुछ किया है, सीडलेस जो वहां माल्टा का उत्पादन किया है। तो हम इसके उत्पादन को भी बढ़ाएंगे, इसको पारंपरिक सीमाओं से आगे ले जाएंगे। दोराहाट खेल मैदान में युवा कल्याण एवं पीआरटी विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय खेल महाकुंभ के विधायक चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ हुआ है। ऐसे में विधायक मदन सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर चैंपियन मिसाल लेकर खिलाड़ियों के साथ मैदान में दौड़ लगाई। वहीं 300 मीटर दौड़ में अंडर 19 बालक वर्ग में पीयूष राणा और बालिका वर्ग में लक्षिता नेगी ने पहला स्थान हासिल किया। खंड विकास अधिकारी संतोष जेठी ने और युवा कल्याण अधिकारी प्रदीप सिंह ने विधायक का स्वागत किया। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए खेल छात्र जीवन के लिए जरूरी है और भविष्य संवारने का माध्यम है। मैदान में किसी भी कमी को देखते हुए उस पर सहयोग करने की भी यहां पर बात कही। प्रदीप सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन और स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था भी यहां पर की गई है। एक अच्छी सोच और अच्छी विचारधारा के साथ जो ये खेल का इन्होंने पहले न्याय पंचायत 22 किया, बाद में हमारे दोराट हो चुके हैं, वो एक ब्लॉक करके एक विधायक ट्रॉफी के रूप में इसमें अच्छा कार्य। इसमें हमारे बच्चे जो हैं, एक उनकी जो वो प्रतिभा करते हैं उनकी प्रतिभा का पता लगता है। और मैं तो बहुत अच्छा कहता हूँ, इससे हमारे बच्चे नेशनल्स के लिए, स्टेट्स के लिए जाएँ। मैं तो अभी भाषण में भी आपके सामने कहा कि हमारी यदि सरकार आएगी तो हम अपने नेशनल प्लेयर से मुझे हम सरकारी नौकरी की व्यवस्था भी करेंगे। ये हमारी कांग्रेस की सरकार है। तो भाजपा की अपनी लड़ाई है, अपने लोग हैं। भाजपा के बारे में मैं तो कांग्रेस वाला हूँ, मैं भाजपा के बारे में क्या बोलूँ, उनका मामला है, वो निम पे, इसमें हम अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर तीखा वार कर रहा है। इसी को लेकर ऋषिकेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के घर का घेराव कर अनूठा प्रदर्शन किया गया। ऐसे में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रही। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जरूर इनसे सवाल पूछेंगे। देखिए, आज हम लोग महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ रेणु बिष्ट का घर का घेराव कर रहे हैं। लगातार इस प्रदेश की बेटी की हत्या में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा प्रदेश इस वक्त एक साथ होके ये मांग कर रहा है कि केस को रीओपन किया जाए, सीबीआई जांच की मांग को माना जाए। आज रेणु बिष्ट के घर का घेराव कर रहे हैं क्योंकि
रेणु बिष्ट वो विधायक थे जिन्होंने सबसे पहले क्राइम सीन में बुलडोजर चलाने का काम किया था। तो उनसे कुछ सवाल है कि रातों रात बुलडोजर क्यों चला और वो किस वीआईपी को बचाने के लिए अंकिता भंडारी को आज जो पूर्ण न्याय हम लोग मांग रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि रेणु बिष्ट ने वो आदेश जारी किए थे और अब रेणु बिष्ट और दुष्यंत गौतम का नाम इस केस में आ रहा है। सरकार से हमारी मांग है कि इसकी पूरी जांच दोबारा से शुरू की जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए बनाए जा रहे गठित बोर्ड में आयुक्त की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को स्थिति से अवगत कराने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सरकार ने बोर्ड की जिम्मेदारी ऐसे अधिकारियों को सौंप दी है जिसे इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए बोर्ड की कमान अनुभवी और निष्पक्ष व्यक्ति को सौंपी जाए जो दिव्यांगजन के मामलों को सरकार के समक्ष रख सके। में जो उत्तराखंड में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया है। तो उसमें एक्ट में व्यवस्था है कि दिव्यांगजन आयुक्त उस व्यक्ति को बनाया जाए जिसको उनके पुनर्वास की जानकारी है और दिव्यांगों के मसलों का वो जानकार हो, और साथ ही एक निष्पक्ष कार्यालय होना चाहिए जिसमें एक्ट में जो वेलफेयर मेजर है उनको वो देख सके और उनके मुद्दों को अधिकारियों के सामने पुट अप कर सके उसका कार्यालय। परंतु राज्य में इंडिपेंडेंट कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज नहीं बनाए गए। एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है इस पद का लंबे समय से, जिस कारण दिव्यांगों के मसलों की निष्पक्ष सुनवाई, मॉनिटरिंग आदि नहीं हो पा रही है। तो इसलिए कोर्ट से ये प्रे किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक और एक्ट में दी गई व्यवस्था के मुताबिक निष्पक्ष व्यक्ति को जो कि दिव्यांगों के मामलों का जानकार हो, एक्ट के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है, उसको दिव्यांगजन आयुक्त बनाया जाए स्टेट। ऋषिकेश में नए साल के जश्न के दौरान पर्यटकों की लापरवाही से निर्माणाधीन बजरंग सेतु को भारी नुकसान पहुंचा है। हुड़दंगियों ने सुरक्षा के लिए लगाए गए तिरपाल फाड़ दी और सेल्फी लेने के दौरान लाखों रुपए की लागत वाला कांच का पुल तोड़ दिया। पुल पर गंदगी फैलाने और अव्यवस्था के चलते हालात बेकाबू हो गए, जबकि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रही। प्रशासन की लापरवाही और बार बार हो रही घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो नए साल के जश्न में बजरंग सेतु को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सेल्फी और हुड़दंग से हालात बेकाबू नजर आए। पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम बड़े सवाल उठे हैं। नए साल को लेकर जहां पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए तमाम दावे कर रहा था, तमाम मीटिंग्स का दौर जारी रहा, तमाम बैठकें की जा रही थी, निर्देशित किया जा रहा था, और उसके बावजूद बजरंग सेतु जो कि निर्माणाधीन है और इसी बीच कुछ हुड़दंगी वहां पर पहुंचते हैं, सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, तो सेल्फी के लेते वक्त यहाँ पर इस तरीके की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जाती है, जहां पर बजरंग सेतु के कांच को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर कूड़ा कचरा भी फैलाने का काम किया जा रहा है और ऐसे बहुत सारे सवाल इस वक्त उत्पन्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि बजरंग सेतु पर जो निर्माणाधीन है वहां पर त्रिपाल को भी फाड़ने का काम यहाँ पर उन हुड़दंगियों के द्वारा किया गया है, जो कि बहुत सारे सवाल को जन्म देता है कि आखिरकार उस वक्त पुलिस कहाँ मौजूद थी और आखिरकार इस तरीके से जिन्होंने हुड़दंग मचाने की कोशिश की है आखिरकार उन पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है और अभी तक इसके बारे में पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे अपडेट के साथ। तो खुशबू गौतम हमारी संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रही है। खुशबू, नए साल के जश्न में बजरंग सेतु को भारी नुकसान पहुंच चुका है। ऋषिकेश आ रहे पर्यटकों को अब इस तरीके की अव्यवस्थाओं का क्या सामना करना पड़ेगा? इस पूरे प्रकरण के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? जी निशी, मैं आपको बता दूं कि टिहरी पौड़ी को जोड़ने वाला बजरंग सेतु पर भारी नुकसान हो गया है। जो सेल्फी पॉइंट है वहां का कांच टूट गया है। बता दूं कि नए साल पर आए पर्यटकों का हुजूम जो है सुरक्षा मैट को हटाकर वो कांच पर सेल्फी पॉइंट कांच पर चढ़ गए थे, जिसकी वजह से कांच टूट गया है। और पुलिस प्रशासन को की बात करें तो उनको बताने पर वो टिहरी और पौड़ी पुलिस आपस में एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं। लेकिन खुशबू, इस तरीके की लापरवाही बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है कि आखिरकार बजरंग सेतु का कांच अचानक से हुड़दंगियों की इस तरीके से हुड़दंग के कारण पूरी तरह से चटक जाता है। तो ऐसे में आगे जाकर उनकी सुरक्षा को किस तरीके से यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी? उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ अब इंतजाम और किए जाएंगे?
जी निशी, मैं आपको बता दूं कि अभी बजरंग सेतु का कार्य निर्माणाधीन है। 95% कार्य पूरा हो चुका है और 5% कार्य बाकी है। और जिसको लेकर के वहाँ जगह जगह बोर्ड भी बैनर चस्पा किया गया है। उसमें लिखा गया है कि कोई भी जनहानि होती है तो पर्यटक की स्वयं की गलती मानी जाएगी। लेकिन खुशबू, जिस तरीके की अव्यवस्था इस वक्त देखने को मिली, इसके बाद पुलिस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम थे वो यहाँ तो फेल साबित हुए हैं, क्या आगे जाकर भी इस तरीके की अव्यवस्था देखने को मिलेगी? और जिसके द्वारा ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उस पर पुलिस के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी, आपको बता दूं कि लोनीबी से भी बात किया गया था इस विषय पर लोनीबी का यही कहना है कि अभी ये विषय जानकारी में नहीं है, इसका संज्ञान लिया जाएगा। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की अवहेलना करके पर्यटक इधर से उधर आवागमन कर रहे हैं और यह पर्यटकों के सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर किस तरीके से अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके से बजरंग सेतु को नुकसान पहुंचाने की भी यहाँ पर नए साल के जश्न में कोशिश की गई, जो कि बेहद निंदनीय है। इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी पुख्ता होने की बेहद ज्यादा जरूरत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने बरोटीवाला क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हॉट मिक्स प्लांट पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसके संचालन पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार से इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी मांगा है। साथ ही 7 जनवरी तक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। बागेश्वर का सबसे प्राचीन मेला मकर संक्रांति उत्तरायणीय पर्व नजदीक आता नजर आ रहा है। मेले से पहले कई लोग बता दें कि उत्तरायणी मेले का लकी ड्रॉ 2026 नाम से कार, बाइक जैसे कई महंगे इनामों का लालच देकर लॉटरी बेच रही है, जिस पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार की लॉटरी अवैध है। ऐसे में सभी लोगों से इस तरह के प्रलोभनों में ना पड़ने और दूर रहने की अपील की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि शिकायत मिलने पर लॉटरी कराने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कार्रवाई की नहीं गई है और जिला प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसी लॉटरी को लेकर अनुमति नहीं दी गई है और ना ही अभी आने वाले समय में कोई दी जानी है ऐसी अनुमति। अगर किसी ने लॉटरी के प्रचार प्रसार को लेकर किसी ने अपने पैसे उसमें लगा दिए हैं तो वो प्रशासन को या पुलिस को आके अवगत करा सकते हैं। उसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार जरूर करेंगे। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर गंगा आरती के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात से आए श्रद्धालुओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और हार्ट अटैक के चलते श्रद्धालु आरती स्थल पर ही बेहोश हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबरों में आगे पढ़ेंगे और एक स्पेशल रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम में मौजूदा वक्त में 1300 से ज्यादा बसें हैं, जिसमें कुछ बसें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन बाकी बची हुई बसें अलग अलग रूट्स पर चल रही हैं और अब इसमें 100 से ज्यादा नई बसों को शामिल किया गया है। राज्य के मुखिया का दावा है कि आने वाले वक्त में और भी बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और लोगों को बेहतर सुविधा दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर उत्तराखंड परिवहन विभाग की 112 बसों को हरी झंडी दिखाई और दावा किया कि इन बसों से प्रदेश वासियों को बड़ी राहत मिलेगी और विभाग की आमदनी बढ़ेगी। 112 नई बसों में 100 साधारण बसें, 10 एसी बसें और 2 स्लीपर वॉल्वो बसें शामिल हैं। आज परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसें और 10 वातानुकूलित बसें और 2 वॉल्वो बसों के समेत 112 कुल बसें इस बेड़े में शामिल हुई हैं। इससे और आज वर्ष 2026 का पहला दिन भी है। ये बहुत शुभ शुरुआत राज्य के परिवहन निगम के अंदर हुई है। निश्चित रूप से इससे हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सभी गतिविधियां और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, 4 धाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं, उन सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले।
निगम के कुल बेड़े में लगभग 1345 बसों में से 1419 बसें सक्रिय रूप से संचालित हो रही है। इनमें वॉल्वो, जनरल एसी, सीएनजी और साधारण डीजल बसें शामिल हैं। वर्तमान में शामिल की गई नई बसें जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और ई टिकटिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। प्रसन्नता है मुझे कि आज हम लोग परिवहन निगम के बेड़े में 100 और बसों को सम्मिलित करने जा रहे हैं और ये शुभ अवसर भी हम लोगों को आज वर्ष 2026 के पहले दिन प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही जैसा अभी रीना जी ने बताया कि वॉल्वो बसों के कारण से जो हम लोग कुछ लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे, युवा वर्ग दूर जा रहा था, या जिस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, उसको ध्यान में रखते हुए 10 एसी बसें और 2 स्लीपर बसों को भी आज जनता को समर्पित कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं। यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने शिक्षण के लिए भी आते हैं। हमारे काफी देश भर के बच्चे लाखों की संख्या में अनेक इंस्टीट्यूशनों में पढ़ते हैं, अनेक विद्यालयों में पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं। और इन बसों से यात्रियों की यात्राएं एक तो सुरक्षित होंगी, सुविधाजनक होंगी और किफ़ायती यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगी। इससे हमारी सामाजिक और आर्थिक और पर्यटन की गतिविधियों को भी एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। निगम जल्द ही अपने बेड़े में इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी शामिल करने की प्रक्रिया में है। इन नई बसों के जुड़ने से पर्वतीय और मैदानी मार्गों पर यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यातायात की सुविधा मिल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि पहले की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से निगम कई वर्षों तक घाटे में चला गया। हमारे राज्य की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे राज्य में जहां एक बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, जहां ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं गहरी घाटियां हैं, वहीं दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, जो परिवहन सुविधाओं के लिए परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर रहते हैं। कितना सारा स्थान है, आप देखिए। अगर परिवहन निगम की बसें वहां के लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम भी करती है, लाइफ लाइन की तरह करती है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 56 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। कहा जा रहा है कि ये पहली बार है जब निगम अपने संचित घाटे से उभर कर मुनाफे की स्थिति में पहुंचा है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले दिनों में विभाग की अच्छी कमाई होगी और राज्यवासियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।